हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है, हम चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं, उसी में आज ये 14 या 15, जहाँ तक 14 नंबर की ये क्लास है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं हम कि 13 थ्योरी क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। ओके, और नवजात शिशु की तात्कालिक देखभाल के विषय में हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इन टॉपिक्स में जो आप पढ़ोगे तो ये लगेगा कि ये तो हम सभी जानते हैं, नॉर्मल हर किसी के लाइफ में ये चीज़ें हम मतलब ऑटोमेटिकली हम फैमिली में देख के चीज़ें समझने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ें सोचकर आप इन क्लासेस को छोड़ मत देना। ये इस समय जो टॉपिक चल रहे हैं वो देखने में ज़रूर अजीब से, लेंदी से, पारिवारिक चीज़ें सी लगती हैं, नॉर्मल जो लाइफ में होती वो चीज़ें लगती हैं, पर क्वेश्चन जो फंसते हैं ना, इन्हीं के बीच बीच में ऐसे मतलब बीच बीच में इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। और हम क्योंकि ये सोच के अरे ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, फिर हम बीच में छोड़ देते हैं चीज़ों को और आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हमें आता है ये सोच के। लेकिन इनके बीच में ऐसी ऐसी टॉपिक छुपे हुए होते हैं, पॉइंट्स छुपे हुए होते हैं, की पॉइंट्स कह सकते हैं हम, जहाँ से प्रश्न बनता है और हम उसको नहीं पढ़ते, उसको छोड़ देते हैं। तो इन क्लासेस को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इन क्लासेस को आप वैसे ही पढ़िए जैसे कि आप जो पर्टिकुलर जो मतलब कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें हर चीज़ देख के लगता है ये इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से ये पढ़ो, क्योंकि इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि हाँ अरे इसमें कुछ नहीं है, इसे छोड़ देना। देखो, मेरा काम है आपको हर तरीके से समझाना। इसके बाद आता है आपको समझ नहीं आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास लेट हो गई क्योंकि सुबह, अब क्या बताऊँ, वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है। कल कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिस वजह से हम कंटेंट तैयार नहीं कर पाए और फिर क्लास नहीं हो पाई सुबह। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा लेट मिलेगी, लेकिन आपको क्लास में देने की रोज़ कोशिश करूँगी। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं जब फैमिली में, घर में रह के आप काम करो तो हो जाता है, कभी कुछ दिक्कत, और अगर हो सका तो मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा हेल्थ इशू को ही लेकर चीज़ हो गई थी, जो कि थोड़ी केयर लेस हो जाते हैं हम लोग, वो चीज़ हो गई थी। ठीक है, मेरे ही साथ हुई, किसी और के साथ नहीं हुई। प्रत्येक भावी माता की यह आकांक्षा होती है कि उनका जो आने वाला शिशु जो है वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ व निरोगी होना चाहिए। ठीक है, हर कोई ये जानता है। देख लीजिए एक बार टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, नवजात शिशु की तात्कालिक देखभाल। तो आगे हम इसकी देखभाल की बात करेंगे, पर थोड़ा सा टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो प्रत्येक भावी माता, कोई भी है, हर व्यक्ति ये चाहता है हमारे घर में जो बच्चा हो, जो शिशु हो, वो कैसा हो, स्वस्थ व निरोगी हो। लेकिन उसके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे ही शिशु इस संसार में क्या करता है, पदार्पण करता है, तो वह सबसे पहले क्या करता है, रुदन का काम करता है। ठीक है, रुदन मतलब रोने का काम करता है। तो सबको, भाई रुदन कर रहा है तो सबको सुनाई देगा, है ना। तो परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पे क्या होता है, एक असीम संतोष और प्रसन्नता का भाव दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये सभी जानते हैं हम लोग। अतः प्रत्येक माता तथा पिता जो है तथा परिवार के और भी सदस्य हैं, उन लोगों का ये दायित्व हो जाता है कि शिशु की आवश्यकताओं को वो समझें और उसकी समुचित देखभाल करें, जिससे उनकी आँखों का तारा स्वस्थ व निरोगी और परिवार तथा समाज के लिए एक कैसा सुयोग्य नागरिक, मतलब एक अच्छा नागरिक, सुयोग मतलब सब तरह से योग्य नागरिक के रूप में वह क्या हो, विकसित हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ सब बेसिक है और आप ये चीज़ समझते हो। नवजात शिशु की देखभाल जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। शिशु की देखभाल के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट से अब हम गुजरेंगे। जीवित मृत परीक्षण। जब शिशु पैदा हो तो सबसे पहले एक परीक्षण करना होता है कि बच्चा सही है। ठीक है, और भाई ये तो एक इसमें लिखी हुई बात है, भाई जब बच्चे सही ही पैदा होने चाहिए, लेकिन ये एक टेस्ट होता है, भाई देखना पड़ता है कि अगर बच्चा रोया नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा मरा हुआ है। ठीक है, तो एक परीक्षण करना होता है, जीवित मृत परीक्षण। नवजात शिशु का प्रथम रुदन और उसके जन्म जो रुदन होता है, मतलब पहला जो रोना होता है, क्रंदन रुदन कुछ भी मिले तो रोने की बात हो रही है, ये आपको समझना है। ठीक है ना, जन्म का सूचक माना जाता है। प्रत्येक सामान्य शिशु जन्मोपरांत क्रंदन करता है। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे गूंगे होते हैं, लाइन को ध्यान रखिएगा, कैसे होते हैं, गूंगे होते हैं या फिर जिनके श्वसन क्रिया में कोई रुकावट होती है। बेसिकली हम एक ही चीज़ समझते हैं, हम लोग कहते हैं बच्चा रोया नहीं तो हम क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं रोया, बच्चों डॉक्टर ने उसको ठोका पीटा, वह रोने लगा, सही हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डीपली प्रॉब्लम होती है, बच्चा तब भी नहीं, डॉक्टर बहुत तेरी मेहनत करता है लेकिन तब भी नहीं रोता है, तो वो बच्चा मृत माना जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन एक और है, बच्चा अगर गूंगा होता है तो भी नहीं रोता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
बच्चा अगर गूंगा है तो भी नहीं रोएगा। तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने ज़्यादातर इसी पर मतलब फोकस किया है कि श्वसन क्रिया में कोई रुकावट होती है तब बच्चा नहीं रोता है, लेकिन बच्चा अगर गूंगा होगा तो भी नहीं रोएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो दोनों रीजन हो सकते हैं, अगर बच्चा गूंगा होगा, अगर श्वसन क्रिया में कोई रुकावट होगी तो वह बालक जीवित होने पर भी जन्म के बाद नहीं रोते, जीवित होंगे पर रोएंगे नहीं। शिशु जन्म के पश्चात यदि रोता नहीं है तो उसकी हृदय स्पंदन से ये परीक्षण करना चाहिए कि वह जीवित है भी या नहीं, मतलब मृत तो नहीं है। तो अगर बच्चा नहीं रोया है तो सबसे पहले ये क्या करना है, आपको टेस्ट करना है, ठीक है ना। अगर शिशु जीवित है किंतु रोता नहीं है तो उसे क्या है, विभिन्न क्रियाओं द्वारा रुलाना चाहिए। जीवित है पर रो नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ आप करोगे ना उसे रुलाने के लिए, नहीं तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो शिशु के फेफड़े श्वसन क्रिया प्रारंभ कर देंगे जैसे ही आप कुछ क्रियाएं उसके साथ करोगे, जैसे पीठ पर उल्टा करके थप्पड़ मारना, गले की नाक की सफाई करना, जैसे कि हो सकता है उसमें श्लेष्मा वगैरह ही लगा हुआ हो इसलिए नहीं रो रहा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें सफाई की जाती हैं, उसे उल्टा करके मारा जाता है, ठीक है। और उसको ऑक्सीजन मुंह द्वारा, अगर लगता है कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो मुंह द्वारा उसे ऑक्सीजन भी दी जाती है, ठीक है ना, कृत्रिम रूप में। शिशु यदि प्राकृतिक रूप से ना रोए तो उसकी नाक व मुंह में भरे श्लेष्मा की सफाई करनी चाहिए तथा मुंह पर ठंडे पानी के छींटे डालने चाहिए। शिशु के मुंह पे भी ठंडे पानी के छींटे डाले जाते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं रोता है। यदि इतने पर भी शिशु रुदन आरंभ ना करे तो शिशु के मृत होने की संभावना यहाँ पर रहती है, ठीक है। सारे प्रयास आपने कर लिए लेकिन शिशु फिर भी नहीं रोया, इसका मतलब शिशु अब जीवित नहीं है, ठीक है। नवजात शिशु की श्वसन क्रिया प्रारंभ होने के पश्चात ही गर्भनाल काटना चाहिए। की पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, हमेशा ध्यान से पढ़ो। नवजात शिशु की श्वसन क्रिया प्रारंभ होने के पश्चात ही गर्भनाल काटना चाहिए। हम लोग सब लोग जानते हैं बच्चा पैदा होता है और जैसे ही उसमें क्या होता है, रक्त स्पंदन रुक जाता है, हम नाल को काट देते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा रोया नहीं है, ठीक है, अगर बच्चा रोया नहीं है इसका मतलब उसकी श्वसन क्रिया आरंभ ही नहीं हुई है अभी तक। रोता है तभी श्वसन करना वो प्रारंभ करता है, नहीं तो जब तक वो श्वसन प्लेसेंटा में ही जो ब्लड वगैरह है उसी से ले रहा होता है। तो गर्भनाल भी उस समय नहीं काटना चाहिए। गर्भनाल कब काटा जाएगा, जब उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, वो रोएगा चिल्लाएगा तब काटी जाएगी, ठीक है ना। तो गर्भनाल तभी काटना चाहिए जब शिशु की श्वसन क्रिया क्या हो, प्रारंभ हो जाए, ठीक है, और वो रोने लगे। क्योंकि श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाने पर नवजात शिशु के शरीर के कोशों को ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से मिलने लगती है। जैसे ही आप क्या करोगे, गर्भनाल काटोगे तो क्या होगा, बच्चा क्योंकि सही है, रोध हो रहा है, इसका मतलब वो सही है, तो उसकी ऑक्सीजन की प्रक्रिया खुद ही शुरू हो जाएगी, उसके श्वसन तंत्र खुद ही काम करने लगेंगे, जिससे अब वह क्या होगा, स्वतंत्र जीव के रूप में जीवित रह सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाल छेदन। हमने क्या किया, बच्चे को भाई टेस्ट कर लिया बच्चा जीवित है या मृत है, ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे नाल छेदन की। भाई नाल छेदन क्या होता है, जब नवजात शिशु क्या करता है, प्रथम रुदन के पश्चात श्वसन क्रिया आरंभ कर दे तो उसका नाल छेदन कर देना चाहिए। यहाँ पर छेदन होगा, ठीक है, छेदन कर देना चाहिए। गर्भनाल 18 इंच से 24 इंच लंबी रस्सी के समान नलिका होती है और ये बात मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ शुरू से लेकर अब तक, ठीक है। अपरा या प्लेसेंटा इसका नाम है, ठीक है। अपरा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्लेसेंटा कहते हैं, ये अपरा है, इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा भी कहते हैं, इसको खेड़ी भी कहते हैं, इसको ओवल, ठीक है, ओवल, ठीक है, भी कहते हैं। कितने सारे नाम हैं, ओके। प्लेसेंटा, अपरा, खेड़ी, ओवल इसको कहते हैं, नाल किसको, गर्भनाल को, ठीक है। तो यहाँ पर बात उसकी कर रहे हैं, जो गर्भनाल है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 18 से 24 इंच लंबी है, रस्सी के समान एक नली होती है। इससे होता क्या है, इसी से शिशु क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ठीक है, माता के जब वो शरीर में होता है तब, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसी में, अतः जब तक गर्भनाल में स्पंदन होता रहे उसे नहीं काटना चाहिए, अन्यथा रक्तस्राव होने से शिशु की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जब तक उसमें स्पंदन हो रहा है तब तक गर्भनाल नहीं काटना है। दूसरा, जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसके श्वसन तंत्र कार्य करना नहीं शुरू कर देते हैं, तब तक हमें गर्भनाल नहीं काटना चाहिए। ये दो बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नाल छेदन के लिए गर्भनाल को शिशु की नाभि से 2 इंच की दूरी पर धागे से कसकर बांध देना चाहिए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और गर्भनाल से तो प्रश्न बनते ही हैं, ठीक है ना। तो किससे काटना, मतलब कितनी दूरी, 2 इंच की दूरी पर काट कर कस के बांध देना चाहिए। नाल काटने के लिए तेज़ धार वाली कैंची का प्रयोग करना चाहिए।
जहाँ नाल कटी है वहाँ पर किसी एंटीसेप्टिक लोशन से साफ कर एंटीसेप्टिक पाउडर यहाँ पर लगा देना चाहिए। ठीक है, जब तक नाभिनाल सूख कर ना गिरे तब तक प्रतिदिन उसकी सफाई करनी चाहिए, जिससे टिटनेस से रोकथाम होती रहे। और उचित ड्रेसिंग से 8-10 दिनों में क्या होता है, नाल सूख कर गिर सकती है। तो एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नाल सूखने में कितना समय लगता है, तो 8 से 10 दिन का समय लगता है। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम आगे इसी क्लास में। नवजात शिशु का स्नान, भाई स्नान से भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। देखो, संपूर्ण गर्भावस्था में शिशु के शरीर पर क्या होता है, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ एकत्रित रहता है, जो कि बसीय अम्ल का कह सकते हैं बना हुआ होता है, क्योंकि एक चिकनी लेयर होती है बिल्कुल फैट की तरह। ठीक है ना, तो जिसे साफ करने के लिए जन्म के पश्चात क्या होता है, शिशु को स्नान कराया जाता है। ये जो लेयर होती है क्या करती है, जो शिशु होता है जब उसका जन्म होता है तो कहीं ना कहीं उसको आराम से पैदा होने में सहायता करता है। ये चिकनी लेयर होती है, इस वजह से शिशु आराम से सरकते हुए थोड़ा बाहर आ जाता है। ठीक है ना, शिशु स्नान के लिए सर्वप्रथम रुई की सहायता से गाढ़े चिपचिपे पदार्थ को साफ करना चाहिए। तत्पश्चात शिशु के शरीर पर जैतून का तेल लगाकर फिर किसी अच्छे बेबी साबुन से शरीर को साफ करना चाहिए। ठीक है ना, जो भी बेबी सॉप्स आते हैं बहुत सारे आजकल, ठीक है, तो जो भी डॉक्टर या फिर रिकमेंड करे उससे उसे साफ कर देना चाहिए। और जैतून का तेल जो है उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बच्चों को गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, साथ ही साथ टब में लिटाकर स्नान नहीं कराना चाहिए। जो छोटे शिशु होते हैं जिनका जब तक गर्भनाल सूख कर ना गिर जाए तब तक उनको टब में नहीं नहलाना चाहिए। ठीक है ना, और वो तरीके होते हैं, दाई माँ नहलाती हैं, आपने देखा होगा पैरों पर बिठाल कर उन्हें। ठीक है, लेकिन पानी नाल पे ना जाए, नहीं तो पकने का डर रहता है, इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, तो जब तक गर्भनाल सूख कर गिर ना जाए पूरी तरह तब तक शिशु को टब में नहीं नहलाना चाहिए। और क्या करना है, शरीर कोमल होता है अतः शिशु को नहलाते समय रगड़ना भी नहीं चाहिए। शिशु को मुलायम हाथ से हल्के हल्के स्पंज करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, मतलब बहुत कोमल हाथों से हल्का हल्का उसको फेरना चाहिए। और उसके पूरे जो गर्दन है, उसका बगल है, कमर है, घुटने वाला पार्ट है, जांघ है, जो कॉर्नर वाले हिस्से होते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो मलद्वार है जहाँ पर बच्चे हैं छोटे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी मिकोनियम करते हैं। ठीक है, पहला मल तो मिकोनियम ही कहलाता है उनका, उसके बाद भी बहुत जल्दी जल्दी वो नैपी गंदी करते हैं, तो उनको कोई इन्फेक्शन ना हो तो वहाँ पर भी आराम से मतलब साबुन वगैरह जो भी है उसका लगा के धो के फिर पोंछ कर अच्छे से साफ कॉटन के कपड़े से, तौलिए से मुलायम, या कोई फलालेन की तौलिया हो सकती है मुलायम सी, उससे साफ करके उसको पाउडर वगैरह लगा के और मुलायम कपड़े पहना देना चाहिए। या बहुत सारे आजकल बेबी क्रीम भी आते हैं, उनका भी प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए, अच्छे से कपड़े भी मुलायम होने चाहिए जिससे उन्हें कोई रगड़ वगड़ ना लगे और कोई इन्फेक्शन भी ना हो, इसलिए उनको मतलब सारे उनके जो नैपी वगैरह हैं वो भी डिटॉल वगैरह में धोने चाहिए। ठीक है, नवजात शिशु के अंगों की स्वच्छता की अगर हम बात करें तो नाक की स्वच्छता में क्या क्या आपको करना होगा। शिशु की नाक रुई या मुलायम कपड़े की पतली बत्ती बनाकर, ठीक है, कभी भी जो ईयर वर्क्स वगैरह हम लोग डालते हैं वो नाक में नहीं डालनी चाहिए। रुई की ही या पतले कपड़े की बत्ती बनाकर धीरे धीरे बारी बारी से दोनों नाकों को साफ करनी चाहिए। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर कोई भी जो अगर एक बत्ती का एक नाक में प्रयोग किया है तो उस बत्ती का उपयोग दूसरी नाक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों नाक के लिए अलग अलग बत्ती बनानी चाहिए, क्योंकि अगर एक नाक के उसमें कोई इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत तो वो दूसरे में चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोनों नाक में अलग अलग बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। बत्ती किसकी होगी, कॉटन की होगी या फिर कपड़े की होगी। ठीक है ना, उससे क्या होगा, जब वो हल्के हल्के से आप गोल गोल उसको घुमाओगे नाक में बत्ती के लिए तो उसे छींक आएगी और जो भी अंदर श्लेष्मा वगैरह जमा हुआ है वो बाहर खुद ही निकल जाएगा। ठीक है ना, छींक से और फिर बाद में मुलायम कपड़े से क्या करना है, उसे पोंछ देना है। तो नाक में ये करना है बकाया, जिसमें कुछ लोशन वगैरह प्रयोग किए जाते हैं उनका ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम विसंक्रमित लोशन से साफ करके बाद में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालना चाहिए। जो आँखें होती हैं शिशुओं की, उनकी अगर आँख की आप सफाई कर रहे हो तो आँख में क्या करना है, पहले तो उनको कोई भी विसंक्रमित जो लोशन आते हैं उनसे साफ़ करना चाहिए जो भी आँख के लिए हों। ठीक है ना, उसके बाद एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डाल देना चाहिए और दोनों आँखों में एक ही रुई का प्रयोग, मतलब किसी भी आँख में भी वही चीज़ है, एक ही रुई का प्रयोग दोनों आँखों में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तीसरे नंबर की बात करें कान की, कान में रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
कपड़े की बत्ती बनाकर साफ करनी चाहिए, क्योंकि कान जो होते हैं ना उसमें क्या होता है, चीज़ें जमने लगती हैं लंबे समय तक। ओके, और कान में उंगली डालकर भी सफाई उतनी इजीली नहीं हो पाती। एक बार जो नाक है उसमें तो मतलब व्यक्ति अपनी उंगली डालकर भी सफाई कर लेता है, लेकिन जो कान वाला एरिया है ना, वहाँ अंदर तक उंगली नहीं जाती आपकी, ठीक है ना। समझने के लिए हालांकि उंगली कहीं भी नहीं डालनी चाहिए, एक बात मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ नॉर्मल भाषा में। लेकिन जो रुई होती है उसमें रेसे होते हैं, रेसे क्या होते हैं, अंदर चिपक जाते हैं जाके, इसलिए रेसे का प्रयोग यहाँ पर, क्योंकि कान में कोई छींक भी नहीं आती है, नाक में तो छींक आएगी, रेसा लगा होगा, छींक के बाहर चला जाएगा, लेकिन कान में कोई छींक तो आती नहीं है कि भाई बाहर निकल जाएगा, जो भी चला गया उंगली भी आपकी नहीं जा सकती आराम से, तो वो चीज़ अंदर कहीं ना कहीं चिपक के ज़्यादा गंदगी पैदा करेगी। इस वजह से कान में रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कपड़े उपड़े की सब बत्ती बनाकर ही डालना चाहिए। और जो कपड़े की बत्ती होती है वो मतलब नहीं है, कान में थोड़ी ना रह जाएगी भाई, कपड़े में रेशे थोड़ी ना रह जाते हैं, रेशे किसके रह जाएंगे, रुई के रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रुई का प्रयोग नहीं किया जाता। गले की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अच्छा कान में भी श्लेष्मा वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि हम नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, तो कान में भी हम सफाई किसकी कर रहे हैं। अगर पूछा जाए तो भाई कान में भी श्लेष्मा वगैरह होता है बच्चे के, जो श्लेष्मा होता है ना, पतली लेयर, जो श्लेष्मिक झिल्ली टाइप कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, वो उस समय भी होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें कान में भी पाई जाती हैं, हर अंग में पहुँच जाती हैं जब बच्चा पेट में होता है, तो वही सारी सफाई की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। गले की सफाई की अगर बात करें, साफ मुलायम कपड़े में बोरिक एसिड के घोल का प्रयोग करके उंगली को गले में चारों ओर घुमाना चाहिए। कोई कपड़ा लिया आपने साफ सा मुलायम सा, उसमें क्या क्या आपने बोरिक एसिड लगाया और क्या क्या मुंह खोला, उसका हल्के से पुश किया और अंदर मुंह डाल के, छोटा बच्चा कोई इतना ज़्यादा जिद तो कर नहीं पाएगा, नवजात शिशु की हम लोग बात कर रहे हैं, तो गले में क्या किया, उसको घुमा दिया चारों तरफ, जिससे गला उसका क्या होगा, साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्लिसरीन चारों ओर लगा देनी चाहिए। तो किससे गले की सफाई होती है, बोरिक एसिड से, और क्या लगाया जाता है, बाद में ग्लिसरीन लगाया जाता है। अब बात करेंगे मलमूत्र की। मलमूत्र की बात कर लेते हैं। मलमूत्र त्याग के बाद उसके अंगों को मुलायम कपड़े व बोरिक लोशन के घोल से साफ कर देना चाहिए। बच्चों की गंदी नैपी को भी तुरंत बदलना चाहिए, उसे गीला नहीं रखना चाहिए और डिटॉल में धोना चाहिए, ठीक है ना। यदि शिशु 3-4 घंटे तक मिकोनियम ना करे तो उसे तुरंत चेक करके कि कहीं मलद्वार बंद तो नहीं है। कई बच्चों में ये समस्या भी देखी जाती है कि उनका मलद्वार बंद होता है, चिकित्सक को दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर मलद्वार पता नहीं चल रहा है बंद है, अगर पता चल गया बंद है तो चिकित्सक को दिखाना ही दिखाना है। और अगर नहीं भी मतलब खुला हुआ भी है, उसके बावजूद भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो भी चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि मिकोनियम का करना भी ज़रूरी है, ठीक है। वो गंदगी होती है, उसे निकलना ज़रूरी है। अगर बात करें आगे की हम पॉइंट नंबर 6 की, शिशु का वजन लेना। शिशु को स्नान कराने के पश्चात वस्त्र पहनने से पूर्व उसका वजन किया जाना चाहिए। मतलब वस्त्र पहनने से पूर्व, क्योंकि मान लो कोई बच्चा ठंड में पैदा हुआ है तो ठंड में बहुत सारे कपड़े पहनाए जाते हैं बच्चे के लिए, तो इस वजह से बच्चे का वजन लेना है हमें, ना कि उसके कपड़ों का। तो पहले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, पहले वजन लेना चाहिए नहलाने के बाद, उसके बाद उसके कपड़े पहनाने चाहिए। और ये देखना चाहिए कि शिशु का वजन सामान्य है या नहीं। सामान्यतः जो सामान्य शिशु होते हैं, मतलब स्वस्थ और सामान्य शिशु होते हैं, उनका 6 से 7 पाउंड, कौन नहीं होगा यहाँ पर, पाउंड होगा, ठीक है, वजन होता है, ठीक है। 6 से 7 पाउंड या 7.5 पाउंड तक होना चाहिए। केजी में अगर बात करें तो 2.5 से 3.5 केजी तक के जो बच्चे हैं वो सही माने जाते हैं। हालांकि 3 केजी से कम के बच्चे क्या होते हैं, यही कहे जाते हैं कि कमज़ोर हैं, ठीक है। और 3 किलो या 3.5 किलो के बच्चे जो होते हैं, 3 केजी या 3.5 केजी तक के बच्चे जो होते हैं वो फिट माने जाते हैं, ठीक है ना। तो 3 किलो तक बच्चे बिल्कुल स्वस्थ माने जाते हैं, या उससे ऊपर ही होने चाहिए। ओके, मेरी पीहू हुई थी तो 3 किलो 300 ग्राम की थी, और ऐसे ही भूमि थोड़ी कमज़ोर थी पर 3 किलो की शायद वो भी थी, ठीक है ना। तो बच्चों में ये होता है कि 3 किलो से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। 6 से 7 पाउंड है, ये ध्यान रखिएगा, या 3 केजी तक के बच्चे जो हैं अच्छे माने जाते हैं, 3 से 3.5। ओके, और जो 2.5 किलो से कम जैसे ही होगा बच्चा, वो कमज़ोर की श्रेणी, वो महाकमज़ोर की श्रेणी में आ जाएगा। ये ऐसे आप याद रखो, ठीक है ना। आगे बात करेंगे शिशु के बिस्तर की। नवजात अवस्था में जो शिशु होते हैं 20-22 घंटे सोते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि शुरुआत में बच्चा कितनी देर तक सोता है, तो 20-22 घंटे तक सोता है। ये ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स। ऐसे में बच्चे का बिस्तर मुलायम, नीचे रबर की सीट, मतलब
पहले क्या करना है, एक सीट पहले बिछानी है, उसके ऊपर रबर की सीट बिछानी है, फिर उसके ऊपर फलालेन का कोई सूती कपड़े की चादर वगैरह बिछानी चाहिए, जिससे बच्चे का बिस्तर मुलायम रहे और थोड़ा गर्म भी रहे। मौसम के अनुसार कंबल व हल्की चादर का प्रयोग करना चाहिए तथा सर के नीचे मुलायम तकिया रखना चाहिए। भाई मौसम कैसा है ये भी देखना है, ठंड है तो कंबल वगैरह आप उड़ाओगे सॉफ्ट से, नहीं तो चादर से काम चलाओगे। आगे बात करेंगे 8 नंबर, नवजात शिशु के आहार की अगर हम बात करें, शिशु का प्रथम आहार माँ का दूध ही होता है। ठीक है, दूध ही होता है, क्योंकि यह आहार प्राकृतिक और शिशु की शारीरिक मांग के अनुसार होता है। नवजात शिशु को प्रथम आहार, यहाँ पर आहार होगा, देने से संबंधित विभिन्न मत हैं, लेकिन सामान्यतः अगर बात करें शिशु जन्म के 16 से 24 घंटे पश्चात स्तनपान कराया जा सकता है। जैसे स्तनपान के विषय में आपसे पूछा जाता है तो कुछ वैज्ञानिक ने कहा है कि 4 घंटे बाद, कई बार आपको मिलेगा 4 घंटे भी प्रश्न पूछा गया है कि 4 घंटे बाद कम से कम माता स्तनपान करा सकती है। ठीक है ना, लेकिन मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो 4 घंटे में नहीं बैठ सकती, कोई कंडीशन विशेष है तो वह 4 घंटे में नहीं बैठ सकती, तो उनके लिए ये कहा गया है कि सामान्यतः 16 से 24 घंटे, ठीक है, 16 से 24 घंटे के पश्चात स्तनपान कराया जा सकता है। ठीक है ना, माँ के स्तनों में प्रारंभिक अवस्था में पीले रंग का प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ जो है यहाँ पर साबित होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये पूछे जाते हैं ना प्रश्न, कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस पदार्थ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं जो शिशु की पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और पेट को साफ रखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखिएगा, विटामिन B12 भी इसमें पाया जाता है। विटामिन B12 जो है इसमें पाया जाता है और ये क्या करता है, शरीर जो बच्चे का जो पेट है, ठीक है, बच्चे का जो पेट है उसमें आंतें, भाई सभी के आंत होती है, हम सभी जानते हैं, आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको क्या करता है, ये एक्टिव करता है। और ये बैक्टीरिया जब एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमें बहुत सारे जो और हमारे न्यूट्रिशन होता है उनको अवशोषण कराने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं कोलेस्ट्रम में, और क्या है, विटामिन B2 और B12 पाए जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे, और ये क्या करते हैं, पेट को साफ रखने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ये प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, जन्म के पश्चात जब तक शिशु को माँ का दूध ना दिया जाए तब तक शिशु को उबला पानी, मिश्री या ग्लूकोज सहित पिलाएं या फिर शहद चटाएं। मतलब ग्लूकोज या मिश्री का घोल पिला सकते हैं, वो भी उबाल के पानी, ठंडा नहीं देना, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। पानी उबाल कर हल्का गुनगुना हो, उसमें मिश्री घोले और ग्लूकोज घोले, इनमें से कुछ भी घोल के पिला सकते हैं। शहद चटा सकते हैं। यदि शिशु चम्मच से ना पिए तो मुलायम कपड़े की बत्ती बनाएं और उसका क्या होता है, एक शिरा मिश्रण में तथा दूसरा शिरा मुंह में लगाएं। वह अपनी आवश्यकता अनुसार मिश्रण को ले लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में कुछ वो मतलब कहते हैं ना, एक मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार होता है जिसके अंतर्गत वो क्या करता है, चूसने की क्रिया करता है। चूसने की क्रिया, जब उसके मुंह में एक और कपड़ा होगा, दूसरा सिरा उसका दूध में होगा, तो जब वो उसे चूसेगा तो धीरे धीरे दूध उसके शरीर में, और छोटे बच्चे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो एक समय में थोड़ा ही दूध पीते हैं तो उनकी वो वहाँ पे पूर्ति हो जाती है। ठीक है ना, तो उसे साफ कपड़े से भी ऐसे फीड कराया जा सकता है जब तक माँ दूध नहीं पिला सकती है तब तक। आगे अगर हम बात करेंगे स्तनपान कराने के लाभ क्या हैं, अगर हम लाभ की बात करें तो भाई स्तनपान कराने के बहुत अच्छे लाभ हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो ये स्वच्छ व प्राकृतिक आहार है। दूसरा क्या करता है, शिशु की शारीरिक क्षमता के अनुसार ये सुपाच्य होता है, बच्चा आराम से इसको डाइजेस्ट कर लेता है। तीसरी बात करेंगे इसमें स्तनपान से क्या होता है, माँ तथा शिशु दोनों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसमें शिशु शरीर के अनुसार सभी पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, तो स्तनपान जो है मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, इससे संक्रमण की संभावना भी नहीं रहती, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है आपने खोल के कहीं रख दिया, उस पर मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये शिशु को सही तापक्रम पर मिलता है। इसका टेम्परेचर का भी कोई इशू नहीं है कि ठंडा पिला दिया सर्दी हो जाएगी, ठीक है, गर्म पर पिला दिया मुँह जल जाएगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसलिए प्रत्येक माता को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग आजकल के समय में फीड कराना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें। इसके साथ ही प्रसूता को स्तनपान कराने का सही ढंग भी आना चाहिए। कहते हैं स्तनपान कभी भी लेट कर नहीं पिलाना चाहिए, हमेशा गोद में बैठकर कराना चाहिए। और जो
मतलब स्तनपान करा रहे हो तो उसे धोकर साफ कर लेना चाहिए। विसंक्रमित रुई से स्तनों के जो अग्रभाग जिन्हें हम निप्पल कहते हैं उन्हें भी पोंछकर साफ कर देना चाहिए। ठीक है, और क्या करना है भाई, स्तनपान कराते समय शिशु के सिर को इतना ऊंचा रखना चाहिए कि उसका मुंह जो है आराम से जो स्तन है, चेस्ट है, उसके पास पहुंच सके। ठीक है, निप्पल के पास, जिससे उसे दिक्कत ना हो, पहुंच सके। और स्तनों को हाथ का सहारा देकर शिशु की नाक से थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाथ का सहारा नहीं दोगे उस समय तो बच्चे के ऊपर स्तन आ सकता है, उसकी नाक बहुत नाजुक होती है, दब सकती है, और ऐसे में कहीं आप लिटाल कर पिला रहे हो और आप सो गए तो बच्चा फिर मृत भी। एक बार ऐसा केस हुआ भी था। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं मालूम, मुझे मतलब मैंने सुना था, दूर कहीं हुआ था कि ऐसे एक कंडीशन मतलब ऐसी भी आई थी कि माता सो गई दूध फीड कराते कराते, उसे पता ही नहीं था, वो स्तन उसके मुंह पे था और वो बच्चा मर गया। ठीक है, तो क्योंकि बहुत छोटा नाजुक बच्चा था। तो अब ये सुनी हुई स्टोरी है, क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, लेकिन भाई कुछ हुआ ही होगा तभी बताया गया। ठीक है ना, जिससे श्वास क्रिया में अवरोध ना हो। जन्म के पश्चात प्रारंभ में 1-2 दिन तक 5-5 मिनट तक स्तनपान कराना चाहिए। 1-2 दिन तक क्या करना है, 5-5 मिनट तक अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। जन्म के पश्चात जो प्रारंभ में 1-2 दिन होते हैं तब तो 5-5 मिनट तक स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, तथा 3-4 घंटे के अंतर से दूध पिलाना चाहिए। देखो ये किताबी भाषा है, आंसर तो आपको यही करना है, लेकिन रियल लाइफ में ये काम कभी मत करना। जो छोटे नवजात शिशु होते हैं, कहते हैं एक बार में दूध नहीं पी पाते हैं और बच्चों का तालू बहुत जल्दी सूखता है, वो तालू चिपकने का डर रहता है। तो रियल लाइफ में कभी भी बच्चा हो तो आप अपने बच्चे की कंडीशन देखिए कि वो किस टाइम भूखा हो रहा है। ठीक है ना, आप उस हिसाब से पिलाइए। ये किताबी भाषा में बस चीज़ों को पढ़िए और समझिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, बच्चे छोटे होते हैं, बहुत जल्दी उनका पेट खाली होता है। जो नवजात शिशु होते हैं वो एक बार में ज़्यादा पी खा नहीं पाते हैं दूध वगैरह, और मतलब टॉयलेट भी बहुत करते हैं। तो हमें तो लगता है, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ फेस की है कि 2 घंटे पे पिला देना चाहिए उन्हें, 1.5 घंटे पे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि बच्चे भूखे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन किताबी भाषा में आपसे जब भी पूछा जाए तो 3 से 4 घंटे के अंतर से दूध पिलाना चाहिए। हर बार रोने पर दूध नहीं पिलाना चाहिए। रात्रि में अधिक बार दूध नहीं पिलाना चाहिए, केवल 1-2 बार ही पिलाना चाहिए। ठीक है ना, रात्रि में 1-2 बार ही दूध पिलाना चाहिए। ओके, स्तनों में दूध की मात्रा कम होने पर पौष्टिक आहार लेना चाहिए तथा चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। कुछ लोगों में कुछ इश्यूज होते हैं, रियल में ऐसा नहीं है कि सच में उनके दूध नहीं बनता है, वो खाते पीते भी हैं, तो ऐसे में परामर्श लेना चाहिए। यदि स्तनों से अधिक दूध आ रहा है और तनाव के कारण दर्द हो रहा है तो अधिक दूध को हाथ से दबाकर निकाल देना चाहिए। मतलब ये चीज़ें भी की जाती हैं, भाई दर्द हो रहा है स्तन में, जब दूध आता है और पीने बच्चा नहीं पी रहा होता है तो बहुत दर्द होता है, तो उसको निकाल के कहीं पेड़ वेड़ में कहीं पे भी, मतलब ऐसी जगह जो कि नाली वाली में नहीं डाला जाता है दूध, अगर नॉर्मल बात करें तो कहीं भी उसे डाल देना चाहिए, पौधे वगैरह में। कभी कभी निप्पल में घाव हो जाता है, शिशु को स्तनपान कराने में कठिनाई होती है, ऐसी स्थिति में बाजार में उपलब्ध निप्पल शील्ड, ठीक है, इसे निप्पल शील्ड कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, का प्रयोग करना चाहिए। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर माता के निप्पल में घाव हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप कहोगे कि भाई ऊपर का दूध पिलाना चाहिए, यही तो आंसर करोगे, लेकिन नहीं, निप्पल शील्ड आती है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिससे माँ के स्तनों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। 9 नंबर की बात करेंगे, ऊपर का दूध क्या होता है उसकी। ऊपर के दूध को हम टॉप फीडिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ऊपर के दूध को हम टॉप फीडिंग कहते हैं, TOP, टॉप फीडिंग। ठीक है, और जो दूध छुड़ाने की प्रक्रिया होती है, जो 6 मंथ में हम बच्चे को दूध पिलाकर क्या करते हैं, बीकोस्ट पर लाते हैं। बीकोस्ट मतलब कोई भी ठोस आहार उसे देना शुरू करते हैं, तो उस स्टेज को हम बीनिंग स्टेज कहते हैं। मतलब दूध छुड़ाना बीनिंग, कुछ ठोस आहार देना बीकोस्ट कहलाता है, और ऊपर का दूध देना टॉप फीडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो ऊपर के दूध की अगर हम बात करें, यदि किसी कारण पर शिशु को स्तनपान माता नहीं करा सकती है तो ऐसे में ऊपरी दूध जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध या डिब्बे का दूध, ठीक है, डिब्बे का पाउडर वाला दूध शिशु के लिए क्या होता है, उपयुक्त रहता है। ठीक है, गाय के दूध में अगर बात करें, बराबर का पानी तथा थोड़ी सी शक्कर डालकर अच्छी तरह उबालकर और ठंडा करके देना चाहिए। जितना दूध है उतना ही पानी, आधा लीटर दूध है तो आधा लीटर पानी, ठीक है ना, देना चाहिए। और बकरी का दूध देना है तो उसमें 1/3 भाग पानी, क्योंकि बकरी के दूध की कंसिस्टेंसी जो होती है वो गाय के दूध से थोड़ी सी गाढ़ी होती है। ठीक है, तो 1/3 भाग पानी मिलाकर उबाल लेना चाहिए। यदि पाउडर दूध देना है तो पानी उबालकर उसमें डिब्बे पर जो निर्देश लिखे हुए हैं उसके अनुसार पाउडर में दूध मिलाना चाहिए, मतलब पाउडर में पानी मिलाना चाहिए और ठंडा करके शिशु को देना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, दूध पिलाने के बाद बच्चे को उठाकर कंधे से लगाना चाहिए और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे को डकार आ जाती है और पेट में भरी हुई जो वायु होती है वो क्या होता है, बाहर निकल जाती है। ठीक है,
यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए जो कि मैं लिखना भूल गई, ठीक है, मैं मतलब चार्ट में लाई नहीं हूँ अभी, बना मतलब ऐसे ही बता देती हूँ। माँ के दूध में अगर आपसे कैलोरी पूछी जाए माँ के दूध में, तो ये पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। तो 67 कैलोरी मिलती है प्रति 100 ग्राम में, ठीक है ना, 67 कैलोरी मिलती है। यहीं पर अगर प्रोटीन की की बात की जाए, प्रोटीन मैं बोल रही हूँ लिखते जाइए, 1.0 होता है 100 ग्राम में। कार्बोज की बात करें तो 7.0 होता है, और वसा की फ़ैट की बात करें तो 3.9 होता है। और यही अगर बात करते हैं खनिज लवण की तो 0.1 ग्राम, मतलब खनिज लवण काफ़ी कम होते हैं माँ के दूध में, लेकिन बच्चे के हिसाब से प्रॉपर होते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर बात करें गाय के दूध का, ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गाय के दूध में कैलोरी कितनी होती है, तो 65 होती है। यहीं पर अगर प्रोटीन की हम बात करें तो 3.3 होता है। देखो ये चार्ट ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। गाय बकरी का दूध और गाय का दूध, बकरी का दूध और माता के दूध में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कितना होता है गाय के दूध में, 3.3 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम में। और यहीं पर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो 4.8, और जो आपका यहाँ पर फैट होता है वो 3.6, और वही मिनरल्स इसमें भी कम पाए जाएंगे भाई, माँ के दूध से तो ज़्यादा है लेकिन 0.7। अब हम ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हो आप लोग। आगे अगर हम बात करें यहीं पर किस चीज़ की, भैंस के दूध की। भैंस का दूध हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है कि गाय और भैंस के दूध के कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, इस वजह से 117 मतलब इसमें ज़्यादा होती है कैलोरी। 100 ग्राम में 117 आपको कैलोरी मिलती है। 4.3 क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन भी और सबके मुकाबले ज़्यादा होता है, इसीलिए भैंस का दूध जो है बच्चा नहीं पचा जा पाता, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5.0 सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, और फैट तो बहुत ही ज़्यादा होता है 8.8, ओके। और यहीं पर अगर मिनरल्स की बात करें तो 0.8, ओके। अब आता है मेन जो बकरी का दूध पूछा जाता है। बकरी का दूध जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है क्योंकि बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी होता है बकरी का दूध। और आप जानते हैं डेंगू में भी क्या कहते हैं ना, मतलब रामबाण इलाज होता है बकरी के दूध से। तो 84 यहाँ पर आपको कैलोरी मिल जाती है। अगर प्रोटीन की बात करें तो 3.7 ओके ग्राम। आगे बात करें हम कार्बोज की तो 4.7, ठीक है। यहीं पर अगर बात करते हैं वसा कितनी होती है तो इसमें 5.7 होती है, 5.7। और आगे बात करें जो मिनरल्स तो बराबर होते हैं, भैंस के दूध के बराबर ही होता है यहाँ पे 0.8, दोनों में मिनरल्स बराबर होते हैं। तो ये चार्ट नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। आगे हम बात करेंगे गाय के दूध अगर बनाना है तो क्या करना है, गाय के दूध में बराबर का पानी तथा थोड़ी सी शक्कर डालकर अच्छी तरह उबालकर और ठंडा करके देना चाहिए। यदि बकरी का दूध देना चाहिए, अच्छा तो ये बात हो गई, 1/3 ये बात हो गई थी। आगे बात करेंगे दूध पिलाने के बाद बच्चे को उठाकर कंधे से, ये भी बात कर चुके हैं हम लोग। तो रह क्या गया, ऊपर का दूध देते समय बोतल तथा दूध पिलाने वाले बर्तनों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बार दूध पिलाने से बोतल को उबालकर अच्छी तरह विसंक्रमित कर देना चाहिए। ये सभी लोग समझते होंगे इस चीज़ को। आगे बात करेंगे समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशु की देखभाल, जो समय से पहले पैदा हुए बच्चे उनकी देखभाल। इसकी हम बेसिकली थोड़ी बहुत बात कर भी चुके हैं क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर दिया था तो मैंने थोड़ा बता दूँ। जो शिशु गर्भावस्था के कितने 28 से 37 सप्ताह के बीच ही पैदा हो जाते हैं, जबकि पैदा कब होना चाहिए था, 40 सप्ताह के बाद, ठीक है ना। तो 28 से 37 सप्ताह के बीच ही पैदा हो जाते हैं, उन्हें समय से पूर्व पैदा हुए शिशु या प्री मैच्योर इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। 28 से 37 सप्ताह के बीच ही पैदा हो जाते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। 40 सप्ताह अगर पूरा कर रहे हैं तो वो तो मैच्योर शिशु होंगे। प्री मैच्योर कौन से होंगे, जो 28 से 37 सप्ताह के बीच पैदा होते हैं, ठीक है। ऐसे शिशु की रोग अवरोधक क्षमता भी क्या होती है, कम होती है, फलस्वरूप संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। अतः ऐसे नवजात शिशु को विशेष देखभाल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। और अभी हमने आपको जो बताया था कोलेस्ट्रॉल में B12, वो B12 नहीं, खाली विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी पाया जाता है, जो हमारे जो शिशु होते हैं उनके आंतों में बैक्टीरिया को पैदा करते हैं, जो क्या होता है, सभी जो न्यूट्रिशन शिशु लेता है उनके अवशोषण में सहायक होता है। तो वो विटामिन B12 को जगह बी कर लेना, थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया था, अभी मुझे याद आया, ठीक है। तो वो कोई नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं इंसानों से, तो मुझे अभी याद, मतलब थोड़ा दिमाग से निकल गया एकदम से B12 मुँह से, बस ये था। बात करेंगे ताप नियंत्रण की। समय से पूर्व पैदा हुए शिशु का स्वास्थ्य 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के शारीरिक तापक्रम पर ठीक रहता है। ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समय से पूर्व जो शिशु पैदा होते हैं, ठीक है, उनके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कम से कम जो जिस वातावरण में वो रह रहे हैं 33 से 35 डिग्री सेल्सियस का
तापक्रम उन्हें मिलना चाहिए उनके शरीर के लिए, तभी वो जीवित हो रह पाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि उनको क्या होता है, बहुत ठंड लगती है। इन शिशुओं को ऐसे इनक्यूबेटर्स किस में रखा जाता है? ऐसे शिशुओं को जो प्री मैच्योर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है, जिनका तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि 33 से 35 के बीच ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो 32 डिग्री सेल्सियस तक इनको इनक्यूबेटर्स को रखा जाता है। जिन शिशुओं को इनक्यूबेटर में नहीं रखा जाता, उनके आसपास गर्म पानी की बोतल रखकर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस नियंत्रित रखा जाता है। कि मान लो इनक्यूबेटर में नहीं रखा है, अगर किसी शिशु को मैच्योर नहीं है, वो मतलब प्री मैच्योर है, लेकिन तब भी इनक्यूबेटर्स में हो सकता नहीं रखा, नहीं ज़रूरत होगी उसे मशीन की, तो उसे तब भी पानी की बोतल गर्म रखी जाती है उसके आसपास, जो टेम्परेचर उसका बना रहे। ठीक है ना। संक्रमण से सुरक्षा की अगर बात करें, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, तो समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ये संक्रमण से शीघ्र प्रभावित होते हैं। अतः संक्रमण से सुरक्षा हेतु उपाय क्या क्या करने, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, नवजात की नाभिनाल की नियमित ड्रेसिंग विसंक्रमित गाज एवं पाउडर से करनी चाहिए। ठीक है ना। जो नवजात की नाभिनाल काटी गई, क्योंकि बच्चा एक तो पहले से कमज़ोर है, ऊपर से जब कमज़ोर है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे में अगर नाभिनाल में कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो समस्या और ज़्यादा पैदा हो जाएगी, बच्चा लड़ ही नहीं पाएगा उस इन्फेक्शन से। तो उसकी ड्रेसिंग रोज करनी है और विसंक्रमित गाज का रोज प्रयोग करना है, साथ ही साथ पाउडर लगाना है। प्रारंभिक 48 घंटे तक शिशु को कम से कम छूना व उठाना चाहिए। 48 घंटे तक बच्चे को छूना भी उठाना भी नहीं चाहिए। ठीक है। समय से पूर्व पैदा हुए शिशुओं के शरीर का रंग पूरी तरह गुलाबी नहीं होता, उनमें नीलापन अधिक होता है। ठीक है, जो प्री मैच्योर शिशु होते हैं उनकी स्किन जो होती गुलाबी नहीं होती, इसीलिए आप जानते हो एपगार स्केल पे सबसे पहले ये चेक किया जाता है स्किन गुलाबी है या नहीं। अगर स्किन गुलाबी होती है तो उन्हें 2 नंबर दिया जाता है कि मतलब स्किन सही है। ठीक है, तो उसमें नीलापन अधिक होता है। अतः जब तक शिशु के शरीर का रंग सामान्य ना हो जाए तब तक स्नान भी नहीं कराना चाहिए। गुलाबी स्किन वाले को स्नान कराया जाता है, जिसकी स्किन ब्लू हो उसे स्नान भी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बताया कल कुछ इशू हो गया था, हेल्थ इशू, इस वजह से टाइपिंग भी नहीं हो पाई सही से, थोड़ा लास्ट में मैंने इसको रखा है, इसे पढ़ लीजिए। और क्या करना है, शिशु को आहार देते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आँखों में संक्रमण ना हो इसके लिए आँखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप डालनी चाहिए। शिशु का पालना हवायुक्त स्थान में रखना चाहिए। शिशु को संभालने वाले व्यक्ति को भी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए तथा जो भी शिशु मतलब शिशु को केयर करने वाला है उसे स्वयं जुकाम, खांसी व अन्य किसी संक्रमण से पीड़ित अगर है वो व्यक्ति तो शिशु से उसे दूर रहना चाहिए। मतलब घर में जो बच्चे की केयर कर रहा है अगर उसे भी खांसी जुकाम कोई भी दिक्कत है तो उसे बच्चे से दूर ही रहना चाहिए। शिशु के कार्य में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनको साफ स्थान पर रखना चाहिए और जो आगंतुक मतलब जो रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं उन्हें शिशु को नहीं देना चाहिए। शिशु के वस्त्रों तथा नैपकिन्स को विसंक्रमित करते रहना चाहिए। विसंक्रमित मतलब वही संक्रमण से बचाते रहना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। चोट से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, समय से पूर्व पैदा हुए शिशुओं की देखभाल इस प्रकार करनी चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति जैसे चोट, खरोंच आदि ना लगे। इस हेतु निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। क्या क्या करना है, शिशु को घरेलू जानवरों से दूर रखना चाहिए, जो पेट्स वगैरह होते हैं उनके नेल्स वगैरह ना लग जाए उन्हें दूर रखना चाहिए। शिशु के सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए जिससे मच्छरों से कोई इफेक्ट ना हो। शिशु के बस्तों में नुकीली चीज़ें, कोई भी शो की चीज़ें जैसे बटन है, पिन है, ये नहीं लगे होने चाहिए। शिशु के बिस्तर में कोई भी छोटी व नुकीली वस्तु नहीं रखनी चाहिए। शिशु को गले में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं पहनानी चाहिए। जो रूढ़िवादी लोग बहुत तरह की चीज़ें पहनाते हैं तो मतलब पहनाने को काला धागा वगैरह का आप पहनाते हो पहना दो, पर चुभने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो प्री मैच्योर है वो कोई भी संक्रमण नहीं झेल पाएंगे। ठीक है ना। अगर उनके कट पिट गया और इन्फेक्शन हो गया तो वो नहीं संभल पाएंगे। ठीक है ना। जो बटन है पीछे की ओर नहीं होने चाहिए, बटन आगे की ओर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीछे अगर दबाव पड़ेगा तो शिशु मुंह से तो बता नहीं पाएगा, तो कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए बच्चों के जो नवजात शिशु होते हैं उनके कपड़ों में बटन हमेशा आगे होने चाहिए। जो लोग शिशु की देखभाल करें उनके नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए। शिशु को पालने में लिटाना चाहिए जिससे वह गिरे नहीं। यदि पलंग पर लिटाना है तो उसके दोनों ओर तकिए वगैरह रखने चाहिए जिससे वह नहीं गिरे। दैनिक देखभाल में क्या करना है आपको, भाई ये बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ दे रही हूँ। ठीक है। शिशु
की दैनिक देखभाल के दौरान निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। बालक को कम से कम छूना, बालक का वजन सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से लेना, मतलब वजन चेक करना। सप्ताह में 2 बार शिशु का, जो प्री मैच्योर शिशु है, उनका वजन लेना चाहिए। जब तक बालक का वजन सामान्य 3 किलोग्राम ना हो जाए तब तक शिशु को देखभाल यह 2 विशिष्ट व्यक्तियों को ही करनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब 2 लोग कम से कम, 1 या 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता हो सकते हैं या कोई एक आध और हो सकता है, दादी वगैरह, ठीक है ना। जब तक 3 किलोग्राम का ना हो जाए ज़्यादा लोगों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि सामान्य वजन 3 किलोग्राम माना गया है। प्रत्येक बार मलत्याग के बाद शिशु के नितंबों को गुनगुने पानी में रुई से मतलब पोंछना चाहिए। मतलब मल त्याग वो करते हैं जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उनको गुनगुने पानी में भिगोकर पोंछना चाहिए। शिशु की चादर व रबर सीट प्रतिदिन बदलनी चाहिए। जब तक वजन सामान्य ना हो जाए तब तक बिस्तर को गर्म करके अतिरिक्त गर्मी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पेट वाली गर्मी बच्चे को चाहिए होती है, क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर है। आगे अगर बात करेंगे पोषण की, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ख़त्म ही होने वाली है क्लास हमारी। ओके, फीडिंग की अगर हम बात करें तो जो समय से पूर्व पैदा हुए बालक होते हैं लगभग 72 घंटों तक अस्पताल में ही रखकर पोषण प्रदान करना चाहिए। कितने घंटे? 72 घंटे तक अस्पताल में इन्हें रखना चाहिए। ओके, इन शिशुओं की शारीरिक शक्ति कम होने के कारण इनकी चूसने की क्षमता कम होती है, अतः माँ को अपने स्तनों से दूध निकालकर मेडिसिन ड्रॉपर की सहायता से शिशु को पोषण कराना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, चूसने की क्षमता उसमें नहीं है क्योंकि वो पहले ही पैदा हो गया समय से, तो ऐसे में क्या होता है, जो ड्रॉपर आते हैं मेडिसिन ड्रॉप देने वाले, ठीक है ना, तो उनसे माँ को दूध निकाल लेना चाहिए और ड्रॉपर से पिलाना चाहिए। शिशु चिकित्सा सहायता, मतलब जो अर्ली मेडिकल एड होते हैं, उनमें क्या क्या करना है। समय से पूर्व पैदा हुए शिशुओं में निम्नलिखित लक्षण प्रकट हो तो शीघ्र चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। जब शिशु निष्क्रिय दिखाई दे, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, भाई वो प्री मैच्योर जरूर है लेकिन थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, अगर वो एक्टिविटी जो नहीं कर रहा है तो तुरंत दिखाओ। तेज बुखार लगातार बना हुआ है तो दिखाएं। शरीर में नीलापन बढ़ रहा है या दिखाई दे रहा है तो दिखाओ डॉक्टर को। शरीर में अतिसार के कारण पानी की कमी हो या शिशु भोजन नहीं ले रहा है, मतलब जो फीड कर रहा है वो नहीं ले रहा है, तो इन सारी कंडीशन में क्या करना है, चिकित्सक को दिखाना ही दिखाना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर इनफ होती है। आगे भी हम क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। चैनल पे आप नए हो तो जुड़े रहिए, ठीक है। प्रतिदिन क्लास मैं देने की कोशिश करती हूँ, समस्या चाहे जो भी हो। कल तो इतनी गंभीर समस्या हो गई थी कि एक बार को तो मुझे ये लगा, अब मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कल हुआ क्या। हंसी की बात भी है थोड़ा और सोचने वाली बात भी है, क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसमें खांसी कंटिन्यूसली आ रही थी, मैं दवाई भी ले रही थी लेकिन सही नहीं हो रही थी। तो मैंने गुस्से में 10 दिन से 15 दिन से दवाई नहीं ली, मैंने इन्हेलर कुछ भी नहीं लिया, सही चल रहा था। कल अचानक मैं बैठी हुई थी, ये भी मेरे हस्बैंड भी यहीं पास में ही बैठे हुए थे, पीहू को चढ़ा रहे थे थोड़ा ऐसे कुछ कि मम्मी मेरी हैं, ऐसे हंसी मजाक हो रही थी, और थोड़ा सा मतलब उसमें ही पीहू ने मेरा मुँह पकड़ लिया, मेरी सांस उतने में ही चली गई, उतने में ही मेरी सांस चली गई। अब मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा उस समय मेरे साथ क्या हुआ। मेरा हाथ पैर सब बिल्कुल कुछ भी नहीं हिल रहा था, मेरा बॉडी पार्ट इतना, मतलब मुझे, और मैं ऐसा लग रहा था मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रही। इनको भी एक सेकंड को अजीब सा लगा, ये भी नहीं समझ पाए हुआ क्या। तो फिर इन्होंने मुझे थोड़ा वो हिलाया डुलाया वो किया, तो जाकर थोड़ी सी एकदम से सांस में सांस आई, मतलब अस्थमा का कुछ अटैक था हल्का सा, जो कि मेरी सांस बंद हो गई थी एक सेकंड को, इतना बुरा हुआ। तो फिर तो जब मैं नॉर्मल हो गई फिर तो पतिदेव की लेक्चर स्टार्ट, क्योंकि दवाई नहीं ली थी 15 दिन से। फिर इमरजेंसी में डॉक्टर का नंबर लगाया, 12:30 बजे तक डॉक्टर ने बुलाया, हालांकि क्योंकि 9-10 तो बज ही गया था। हम पहुँचे, फिर इमरजेंसी में नंबर लगा था, उसके बावजूद भी नंबर आया 2 बजे तक। फिर दवाई लेकर आए, डॉक्टर भी गुस्सा हो रहा था, अभी दवाई छोड़ दी थी उसकी, तो वो भी बहुत गुस्सा हो रहा था कि मतलब घर में हस्बैंड पहले ही बोल चुके थे कि तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, कम से कम मेरी नहीं सोचती हो, बच्चों की तो सोचो। कोई नहीं, घर से ही लेक्चर पीते हुए जा रही थी, डॉक्टर के लेक्चर पिए, उसके बाद घर आई। पतिदेव तो चले गए थे फिर अपने ऑफिस। फिर उसके बाद हुआ ये, मैंने ली दवाई वो ऐसा डोज था, दवाई चेंज करके दी डॉक्टर ने कि उसके बाद मेरा बीपी लो हो गया। बीपी लो होने के बाद ये हुआ कि मैं पूरे दिन उठ ही नहीं पाई। अब उठ नहीं पाई तो जब दवाई का असर उतरा तब मैंने रात में उठ के टाइपिंग की, और जब रात में टाइपिंग की और हस्बैंड के सामने क्लास भी नहीं कर सकते थे, भी आ रही हूँ, ठीक है। तो फिर मतलब क्या कर रही थी, पीहू ने डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा। तो फिर जब तक सुबह हस्बैंड घर पर रहे क्लास ले नहीं सकती थी, क्योंकि कल की जो हालत हुई थी उसके बाद वो गुस्सा थे,
उनको वो नहीं चाहते कि मैं मतलब फिर इतना मतलब मेहनत वगैरह कुछ करूँ, फिर कोई दिक्कत हो, तभी उनके सामने मैंने क्लास नहीं लिया। अब मैं क्लास को कर रही हूँ, उस समय क्या टाइम हो रहा है, सॉरी, मतलब 2 बजने वाला है। मैं इस समय क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका मतलब ये क्लास आज आपको शाम को मैं दूंगी, ठीक है ना। 2 बज रहा है, अब मैं शाम को ही 6 बजे की 5 बजे या 6 बजे इसको अपलोड करूँगी, तब आपको ये क्लास मिलेगी। तो कल ये हुआ कि शायद एक बार को तो ये लगा कि मैं गई इस दुनिया से, विदा होली, पर सांस में सांस आ गई, भी बच्चे हैं छोटे अभी। अब एक चीज़ और भी है कि हस्बैंड को तो सब लोग ही कहते हैं जब तुम्हारे शरीर ऐसा है तो तुम क्यों करती हो, मत करो और वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई ये कि जब मैं ये सब छोड़ देती हूँ तो इतना समय बचता है कि मैं बहुत बोर होती हूँ। और घर जो है ना, मतलब शहर है, आप जानते हैं शहरों में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, तो फिर पूरे दिन बोरियत बहुत होती है। इस वजह से सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा ही सही काम चलता रहे, तो बोरियत भी नहीं होती है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।